So language and brain. So this is a picture in front of you which suggests what is the part of brain doing. Like we have two parts of brain, right and left. And if you see the last one in the left side, so this is language. So language is basically localized in the left hemisphere. So ये एक hemisphere है left one and this is right one. So left hemisphere में language localized होती है, language is there. और right hand side जो है that is about creativity, feelings वगैरह. So basically we know that the most important parts are in the areas above the left ear. लैंग्वेज के हवाले से जो रिसर्चेस है उनके हवाले से हमारे बाएं कान के ऊपर का जो एरिया है ब्रेन जो है हमारा, वहां पे जो एरियाज हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. कि अगर हम अपने सर को इस तरह एक हवाले से ओपन करें, एक डाइसेक्शन करें, तो हमें उसमें दो पार्ट्स नजर आएंगे जिनको दो हेमिस्फीयर्स कहते हैं. तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है बेसिकली दैट इज द पार्ट फॉर लैंग्वेज. सो इफ वी पुट द राइट हेमिस्फीयर असाइड फॉर नाउ एंड प्लेस द लेफ्ट हेमिस्फीयर डाउन so that we have a side view. ये जो आपके सामने आ रहा है बेसिकली ये आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर की एक पिक्चर है जो कि हमें नजर आ रही है, और ये तकरीबन इससे एक मिलती जुलती शेप होगी जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं. The shaded areas in this illustration indicate the general locations of those language functions involved in speaking and listening. तो ये जो shaded areas हैं ये वो एरियाज हैं जो कि स्पीकिंग और लिसनिंग में उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें इनकी खराबी से कुछ इश्यूज हैं जो कि सामने आ सकते हैं. उनमें एक चीज है ब्रोकास एरिया. सो ब्रोकास एरिया, इफ यू कैन जूम द डायग्राम यू कैन सी कि जो फर्स्ट ब्लूइश कलर है दैट इज named as 1. So this blue color is Broca's area. Paul Broca was a French surgeon and he reported in 1860s. ये important dates है और name है, और ये Broca's area भी important है कि ये जो डैमेज अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ आएगा या इसको हिट होगा या डैमेज होगा तो स्पीच प्रोडक्शन में डिफिकल्टी हो सकती है. तो ये फाइंडिंग थी, ये आर्ग्यू करने के लिए जरूरी थी कि जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो लाजमी तौर पे लेफ्ट साइड पे ही होगी, क्योंकि इधर हिट होता है तो इंसान की जो स्पीच प्रोडक्शन है वो खराब होती है, और लेफ्ट साइड पे हिट हो तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन भी खराब होती है. सो दैट इज वर्निकेज एरिया. लेकिन ब्रोका's एरिया डील करता है स्पीच कॉम्प्रीहेंशन से. तो ये हमारे कान के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसके अंदर ये एक एरिया है जिसे ब्रोका's एरिया कहा जाता था, डिस्कवर्ड बाय पॉल ब्रोका जो कि एक फ्रेंच सर्जन था. उसके साथ नंबर 2 पे हम देखें कि थोड़े से डिस्टेंस पे वर्निकीज एरिया एक और एरिया है जो कि कॉल्ड वर्निकी. ही वाज अ जर्मन डॉक्टर जिसने 1870s में रिपोर्ट किया कि अगर इस एरिया पे डैमेज हो, कोई हिट लगे, तो पेशेंट्स जो है वो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्टीज फेस करते हैं. सो इन दोनों बातों से ये पता हो गया कि लैंग्वेज का असल जो रिलेशनिंग है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से है, लैंग्वेज लेफ्ट साइड पे है. क्योंकि ब्रोका's एरिया उसकी डिफिकल्टीज होंगी तो स्पीच प्रोडक्शन में इशू आएगा, और अगर इशू होगा वर्निकीज एरिया पे तो उससे स्पीच कॉम्प्रीहेंशन इश्यूज आएंगे. अब थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं कि दैट इज अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज मोटर कॉर्टेक्स. ये नंबर 3 पे है इलस्ट्रेशन में. मोटर कॉर्टेक्स क्या है? इट इज एन एरिया दैट जनरली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मसल्स नेचुरली कमांडेड बाय द ब्रेन. मसल्स, अब यहाँ पे हम कौन से मसल्स की बात कर रहे हैं? वैसे तो सारे मसल्स है, लेकिन यहाँ पे वी आर कंसर्न्ड विद द मसल्स जो कि बोलने के वक्त हम यूज करते हैं, जो हमने मैनर्स एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में पढ़े. हमारे लिप्स हैं, हमारी टीथ हैं, हमारी टंग है, फिर टंग की एक मूवमेंट है. ये सारे मसल्स जो हम बोलने में, अगर मैं बोल रहा हूं तो इन मसल्स को कंट्रोल करने वाला एरिया ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया है. ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया कंट्रोल करता है हमारी लैंग्वेज मसल्स को, जॉ को, फेस को, टंग को, लैरिंक्स को इवन. So work reported in 1950s by two neurosurgeons, Penfield and Roberts. इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया. फिर आक्वेट फस्कुलस
ये आर्क्योइड फेस्कुलस ये क्या है? ये फोर्थ एरिया है, जो कि फाइबर्स आपको नजर आ रही होंगी, ये तारें जो हैं, इनका क्या काम है कि दीज आर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स and they basically form a crucial connection between Wernicke's area and Broca's area. ये इसी तरह की आप टेलीविजन को लगा रहे हैं तो उसकी तार को आप प्लग इन करेंगे स्विच में तो वो चलेगा। तो ये वो तारें हैं जो कि हमारी स्पीच कॉम्प्रिहेंशन एरिया और स्पीच प्रोडक्शन एरिया को आपस में कनेक्ट करती हैं। हमें पता होता है कि कब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कब हम बोल रहे हैं। Now, localization view. It is tempting to conclude that specific aspects of language ability can be accorded as specific locations in the brain. This is called the localization view. कि हर एक चीज की एक स्पेसिफिक एरिया है हमारे ब्रेन में, प्रोडक्शन का और है, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन का और है, उसमें जो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल और इनको आपस में कनेक्ट करना, ये कौन सी चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं। अब कुछ लोगों के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं लैंग्वेज के हवाले से कि लैंग्वेज ज्यादा बोलते यानी खराब बोली जाती है, बहुत छोटे लेवल पे या बहुत ज्यादा लेवल पे लैंग्वेज प्रोडक्शन के अंदर खराबियां सामने आती हैं। इनको हम स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, स्लिप ऑफ एयर भी कह सकते हैं। कि आपने स्लिप ऑफ टंग मीन्स कि आपने कुछ गलत बोल दिया, स्लिप ऑफ एयर मीन्स कि आपने गलत समझ लिया। और ये 0 से लेके 10 तक ये जो इनकी इंटेंसिटी है अफेजियास की, वो मुख्तलिफ लोगों में जो कि इससे सफर करते हैं रहती है। Aphasia is defined as an important impairment of language function due to the localization brain damage that leads to difficulty in understanding and or producing linguistic forms. कि या तुम बोलने में या समझने में linguistic forms को खराबी महसूस करते हैं, ये ऐसा impairment है। यानी जो language के issues हैं, language impairment जो होगा उसे aphasia कहा जाता है। So first of all is Broca's aphasia, connected with that Broca's area. तो अगर Broca's area के ऊपर हिट होगा, डैमेज होगा, डिपेंड करता है कि कितना डैमेज या कितना हिट, तो 0 से 10 तक उसके असरात डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा इसमें कि जो स्पीच है डिस्टॉर्टेड होगी, आर्टिकुलेशन स्लो होगी, एफर्टफुल स्पीच करनी पड़ेगी, और लेक्सिकल मॉर्फीम्स के दरमियान इनको बोलने में इश्यूज हो सकते हैं, या फंक्शनल मॉर्फीम की ओमिशन मिस हो सकती है, आर्टिकल्स वगैरह। इन अग्रामेटिक स्पीच द ग्रामर मार्कर्स आर मिसिंग। अग्रामेटिक मींस जिसमें ग्रामर मिसिंग है। सो हमें कई दफा ऐसी स्पीच को सुन के लगेगा कि इसके अंदर ग्रामर मिसिंग हो रही है, इज, एम, आर, टू, बी, हैव, हैड, ये नहीं बोले जा रहे। तो अक्सर केसेस में जिसमें लोग ज्यादातर नाउन्स और वर्ब्स बोल रहे हैं लेकिन ग्रामर को नहीं बोल रहे, तो इट मींस कि देयर आर सम way or another suffering from the Broca's aphasia. For example, I eggs and eat and drink coffee breakfast. So this is highly ungrammatical. एक बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे पता है कि मैंने क्या बोलना है या मैं क्या चाहता हूं, लेकिन जब वो बोलता है तो उस impairment की वजह से खराब बोलता है। Then Wernicke's aphasia is with the Wernicke's area. इसमें क्या है बेसिकली कि लैंग्वेज स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के इश्यूज होते हैं। इसे सेंसरी अफेजिया भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन खराब होगी, तो आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या एक चीज बोलनी है, क्योंकि आपका माइंड किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा। आई कैंट, इसमें जो अल्फाज बोले जाएंगे मे बी उनका कोई सिरे से मीनिंग ना निकलता हो। आई कैंट टॉक ऑल ऑफ द थिंग्स आई डू एंड पार्ट ऑफ द पार्ट, I can't go all right, but I can tell you this and that. तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या हैं, जब आपको कॉम्प्रिहेंशन की डिफिकल्टीज हैं तो डेफिनेटली स्पीच प्रोडक्शन की भी डिफिकल्टीज सामने आएंगी। Conduction aphasia basically, this is another aphasia. This is less common and it has been associated with damage to the arcuate fasciculus and is called conduction aphasia। कि उन नर्व्स के अंदर अगर खराबी होगी तो ये वाला aphasia सामने आ सकता है। सो इसमें क्या होता है कि हम कॉमनली वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं, और लेकिन दिस इज समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम।
पॉजेज और हेजिटेशंस आ सकती हैं किसी के अंदर, कि बोल ठीक रहे लेकिन उसमें पॉजेज होंगे, उसमें हेजिटेशन होगी, और हेजिटेशन की वजह से मिसप्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है. However, the task of repeating a word or phrase spoken by someone else creates major difficulty. कि अगर आप किसी की बात को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं. अगेन ये भी 0 से 10 तक चेंज होता रहता है, कि छोटे लेवल से ज्यादा लेवल तक. Then there is always a critical period. So during childhood, there is a period when the human brain is most ready to receive input and learn a particular language. This is sometimes called the sensitive period or language acquisition, but is more generally known as the critical period. So critical period क्या है? This is an age जिसमें इंसान का जहन इस काबिल होता है कि वो जब लैंग्वेज से उसे एक्सपोज किया जाता है सोसाइटी में, तो वो लैंग्वेज को बड़ा तेजी से सीखना शुरू कर देता है. लेकिन अगर उसे लैंग्वेज से एक्सपोज ना किया जाए तो एक लिमिट है एज की, जो कि आई गेस नॉट मोर देन 10 years. उस टाइम के बाद जब आप उसे लैंग्वेज से एक्सपोज करेंगे तो वो उसका वो क्रिटिकल पीरियड टाइम खत्म हो चुका होता है. उसके बाद इंसान का माइंड जो है वो रिसेप्टिव नहीं रहता, वो वर्ड्स को उस तरह लैंग्वेज को सीख नहीं पाता. हाँ, वो वर्ड्स जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स ये बोल लेगा, लेकिन वो कम से कम ऐसी डिफिकल्टीज जरूर फेस करेगा कि उसे ग्रामर नहीं आएगी, वो प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बोल पाएगा, और जिस तरह एक लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना इजी होता है वो शायद उसके लिए इजी नहीं होगा. सो दिस इज क्रिटिकल पीरियड और क्रिटिकल एज हाइपोथेसिस, जिसको सोशियोलिंग्विस्टिक्स में भी काफी डिफाइन किया गया. तो इसके हवाले से जो L1 है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग और जो इनिशियल लर्निंग स्टेजेस, उसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.